बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बकिया जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करते हैं। हमने 186 तक एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट 187 है और ये मेरे ख्याल में 195 तक जाएंगे। तो ये तकरीबन कोई 8-9 एमसीक्यूज रह गए हैं, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह हमारा एमसीक्यूज का पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा। तो 187 का जो क्वेश्चन बनता है, अगर उसका क्वेश्चन पढ़ें तो पता चलता है कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट बी सोल्ड फॉर। ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ बिजनेस ऑपरेट्स अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम एंड प्राइसेस इट्स जॉब बाय एडिंग 10% टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब। वो कहता है कि जो कस्टमर को जो जॉब की प्राइस चार्ज की जाती है, हमने क्या करना होता है, जितनी हमने पैसे खर्च कर दिए होते हैं, जितनी कॉस्ट हमने इनकर कर दी होती है, उसके अंदर 10% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो वो सेल्स प्राइस बन जाती है। तो एज यूजुअल इसका अगर सेल्स प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो सेल्स प्राइस का फार्मूला क्या होगा? सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो 10% है। और चूंकि 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चले, और कॉस्ट हम देखते हैं कि वो कितनी है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए मैंने, ठीक है। तो देखें हमारे पास, पहले हम कॉस्ट देख लेते हैं, जॉब कॉस्ट देख लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट, बल्कि उसमें वो कहा है कि प्राइम कॉस्ट उसने दी हुई है। दो तीन कॉस्टों को जमा करके उसने दिया हुआ है 2840, ठीक है। और वो कहता है एंड इट हैड यूज्ड, और इसी प्राइम कॉस्ट के अंदर 45 डायरेक्ट लेबर आवर्स भी शामिल हैं। वो कहता है कि द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब ऑन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। वो कहता है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स की बुनियाद पर हम एफ एफ फिक्स एफ कुछ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो द बजटेड ओवरहेड रेट वाज बेस्ड ऑन द बजटेड फिक्स ओवरहेड 5000, 5000 जो है ना हमारा एस्टिमेटेड एफ है। और एस्टिमेटेड आवर्स कितने हैं? वो हैं, हमारे क्वेश्चन की आखिरी लाइन में लिखे हुए हैं, 500 डायरेक्ट लेबर और हैं। और अगर हम ये कहें कि हमें ओ ए आर कैलकुलेट करना है, ओ ए आर के लिए हमारा फार्मूला है एस्टिमेटेड एफ ओ एच डिवाइड बाई एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो वो दिए हुए हैं 5000 तकसीम 500। ये 10 पर और के हिसाब से, पर और के हिसाब से हमारा ओ ए आर कैलकुलेट होता है। और हम अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की बात करें, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की बात करें, तो मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर। और ओ ए आर 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 450। हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने हो जाएंगे? 450। और ये यहाँ पे हम ले लेते हैं ओवर हेड्स 450। और इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ जो है ना वो प्रोडक्शन कॉस्ट ही दी हुई है, जिसमें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं दी हुई, तो हम इसी को ही प्लस कर देते हैं। तो ये देखते हैं कितना बनता है, 2840 जमा 450, ये बन गया 3290। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 3290। इसी को टोटल कॉस्ट कहेंगे, इसी को जॉब कॉस्ट कहेंगे। और ये यहाँ पे हम इसको प्लग इन कर देते हैं। जो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था उसका आंसर अब हमारे पास आ गया है 3290। और चूंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 10% ऑफ कॉस्ट,
तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3290। 3290 का 10% कितना हो जाएगा? 329। ठीक है। और कॉस को एज इट इज लिख देंगे 3290। दोनों को जमा करेंगे तो हमारी सेल्स प्राइस आ जाएगी 3619। अगर हमें कस्टमर को सेल्स प्राइस चार्ज करनी पड़ जाए तो हम कितनी सेल्स प्राइस चार्ज करेंगे? 3619 रुपये सेल्स प्राइस चार्ज करेंगे। और इस लिहाज से हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन चार्ली, ये क्लिक होता है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो सी को लॉक कर दें। चलें इसको समझें, जो मैंने बातें की हैं इसको समझें, फिर उसके बाद मजीद सवाल हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 188। तो देखते हैं 188 में क्या कह रहा है। तो कहता है कि कंपनी ऑपरेट्स अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। ये भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम है। जॉब 874 रिक्वायर्स 110 आवर्स ऑफ लेबर एट 8 पर आवर के 110 घंटे जो है वो किसी भी जॉब को मुकम्मल करने के लिए लगते हैं। मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस अमाउंटिंग रुपीज 1700 रुपये। और मटेरियल और लेबर और अदर एक्सपेंसेस जो है वो 1700 रुपये टोटल लगते हैं। देयर आर 3 एम्प्लॉइज हुज बेसिक आवर्स आर 30 आवर्स पर वीक। अच्छा। वो कहता है कि देयर आर 3 एम्प्लॉइज हुज बेसिक्स आवर्स आर 30 आवर्स। एक एम्प्लॉय एक हफ्ते में 30 घंटे काम करता है, तो 3 एम्प्लॉयज कितने घंटे काम करेंगे? 90 घंटे काम करेंगे। ठीक है। ऑल वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 1 वीक एट द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। और ये सारे का सारा जो काम है ये कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है। मींस कस्टमर की जो रिक्वेस्ट होती है उसी को ही हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। ओवर टाइम इज पेड एट अ टाइम एंड अ क्वार्टर। और जो कोई फालतू अगर घंटे काम करेगा मजदूर तो उसको टाइम है ना, क्वार्टर जो है ना, उसको फालतू पैसे मिलेंगे। तो क्वेश्चन है क्या असल में? वो कहता है कि व्हाट इज द टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब 874। ये तो सवाल जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का तो नहीं बनता। ये तो सिंपली जो है ना वो डायरेक्ट लेबर की वेजेस कैलकुलेट करने वाली बात हो गई। जिस तरीके से हमने एक चैप्टर हमने हल किया था लेबर कॉस्टिंग का, तो उसमें लेबर की जो है वो हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी सीखी थी। तो ये तकरीबन वही सवाल है। अगर देखा जाए तो ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल तो नहीं है, लेबर कॉस्टिंग का सवाल है। तो हम इसी के ही तर्ज पे इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि उसने पूछा भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो उस तरीके से हल कर लेते हैं। तो लेबर कॉस्ट को हल करने का सबसे जो बेसिक तरीका है वो यही है कि 110 घंटे उसने काम किया, तो 110 घंटे के लिहाज से उसको 8 रुपए के हिसाब से उसको वेजेस देंगे। तो बेसिक वेजेस क्या हो जाएंगी? बेसिक वेजेस वो कितनी है, मैं यहीं पे वर्किंग कर देता हूँ। 110 ज़रब 8, तो उसको 880 रुपये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है। 880 रुपये स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएंगे। इसमें जमा करेंगी ओवर टाइम पेमेंट। ओवर टाइम पेमेंट मैं उसको ओटी पेमेंट के नाम से लिखा, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। इसको क्या कहेंगे? ओटी पेमेंट, ओवर टाइम पेमेंट। ठीक है। अब जरा देख लें ओवर टाइम पेमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये छोटी सी वर्किंग मैं यहां पर आपके सामने करके दिखाता हूं। टोटल ऑर्स वर्क, ऑर्स वर्क, कितने घंटे काम किया है? वो है 110 घंटे। ठीक है। और उसको करना कितना चाहिए था? कितने घंटे काम करना चाहिए था?
टाइम टू बी स्पेंट, टाइम टू बी स्पेंट, कितना टाइम खर्च करना चाहिए था किसी भी जॉब को मुकम्मल करने के लिए, वो था 30 घंटे एक मजदूर काम करता है, 3 मजदूर काम कर रहे हैं, टोटल कितना काम करना चाहिए था? 90 घंटे। तो इसका मतलब ये है कि 90 घंटे का काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 110 घंटे काम किया है, और कस्टमर की रिक्वेस्ट के मुताबिक किया है। कस्टमर ने ही उनको असाइन किया होगा कि आपने 20 घंटे फालतू काम करना है ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा क्वालिटी की पैदा हो। तो उन्होंने 20 घंटे एक्स्ट्रा लगाए हैं, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पर इसको करेक्शन कर देता हूँ, 20 घंटे उसने उन मजदूरों ने फालतू लगाए हैं। तो फिर ये 20 घंटे क्या हो जाएगा? ओवर टाइम, ओवर टाइम। बेसिकली ये मैं ओवर टाइम की ही कैलकुलेशन कर रहा था कि टोटल कितना काम किया, 110 घंटे काम कितना करना चाहिए था? 90 घंटे, उन्होंने 20 घंटे फालतू काम किया है। 20 घंटे की जो फालतू पेमेंट है वो किस तरह मिलेगी? 20 घंटे, 1 घंटे की कितनी है? 8 रुपए, और उनको कितने पैसे मिलेंगे? क्वार्टर मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो कितने पैसे फालतू मिलेंगे ये जरा देख लेते हैं। 20 × 8 ज़रब 1/4, तो ये बन जाएंगे 40 रुपए। उनको ओवर टाइम पेमेंट कितनी मिलेगी? 40 रुपए। यहाँ पे लिख देते हैं ओवर टाइम पेमेंट 40 रुपए। तो अब उनको कितनी टोटल वेजेस मिलेंगी? 880 तो रेगुलर वेजेस मिलेंगी, बेसिक वेजेस मिलेंगी। और टोटल वेजेस कितनी मिलेंगी? टोटल वेजेस कितनी मिलेंगी? 920 रुपये। तो इस लिहाज से कौन सी ऑप्शन क्लिक हो रही है? ऑप्शन नंबर बी। चलें जी, बी को लॉक करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी, जिसके मुताबिक हमारी वेजेस कितनी बनती है? 920 रुपये। चलिए जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। 189, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज ए सर्विस इंडस्ट्री? अच्छा, मैंने आपके साथ डिस्कशन, आखिरी जो टॉपिक डिस्कस किया है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, वो था सर्विस कॉस्टिंग। तो सर्विस कॉस्टिंग के भी सवाल जो है ना वो इसमें शामिल कर दिए गए हैं, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से दिए हुए हैं। तो नीचे दी गई कुछ कॉस्ट कंपनीज हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी कंपनियां जो है ना वो सर्विस देती हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। एयरलाइन इंडस्ट्री भी जो है ना वो सर्विस से ताल्लुक है, रेलवे इंडस्ट्री भी सर्विस से ताल्लुक है, और फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स भी जो है ना वो आपको कोई चीज बेचते तो नहीं है, आपको सर्विसेज देते हैं, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। रेलवे वाले आपको जो है ना वो सफरी सर्विसेज देते हैं, सफर करने की सर्विसेज देते हैं, और एयरलाइन वाले भी आपको हवाई सर्विसेज देते हैं, हवाई सफर करने की सर्विसेज देते हैं। तो ये तीनों के तीनों इदारे जो हैं वो सर्विस देते हैं। तो उसने ये पूछा कि कौन कौन से इदारे देते हैं, तो हम कहेंगे सब देते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना वो हमारा आंसर जो है वो अल्फा इनसुफिशिएंट है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। हमारा आंसर, एग्जैक्ट आंसर हमारा डी है, डेल्टा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ देम आर सर्विस इंडस्ट्री। ठीक हो गया? तो चले आगे चलते हैं, आसान सा सवाल था। 190 की तरफ मूव करते हैं। जी, 190 में क्या कह रहा है? वो कहता है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस कॉस्टिंग? सर्विस कॉस्टिंग की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से दो कौन सी ऑप्शंस जो है ना वो सर्विस इंडस्ट्री के लिहाज से हैं? तो सबसे पहली है अल्फा। अल्फा में कह रहा है हाई लेवल ऑफ कॉस्ट एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हाई लेवल ऑफ कॉस्ट है।
ये बात याद रखें, मैं आपको कंसेप्चुअली तौर पर दोबारा रिकैप्चुलेट कर देता हूं कि जब कभी भी हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो प्रोड्यूस करने के ऊपर ज्यादातर जो कॉस्ट इनकर होती है हमारी, वो मटेरियल कॉस्ट होती है। ठीक है, मटेरियल खर्च करते हैं, उसके ऊपर लेबर खर्च करते हैं और उसके ऊपर एफर्ट्स खर्च करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो देखा गया है, जो एक आम रूटीन है कि जिस चीज को प्रोड्यूस किया जा रहा था, चीज को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल के इस्तेमाल की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वो ज्यादा पैसे किस चीज पे खर्च करती है, मटेरियल पे खर्च करती है। तो फिर सर्विस इंडस्ट्री इसके उलट चलती है। सर्विस इंडस्ट्री मटेरियल तो जाहिर है पहली दफा खरीदती ही नहीं है। पहली बात यही है कि रॉ मटेरियल तो लगता ही नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री में तो कोई रॉ मटेरियल नहीं होता। तो फिर उसमें कौन कौन सी जो है ना वो कॉस्ट इनकर होती हैं, एक होती है लेबर कॉस्ट, एक होती है एफओएच कॉस्ट। तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो दो कॉस्टें कौन कौन सी हैं जो कि इनडायरेक्ट आर करेक्टरिस्टिक दो सर्विस इंडस्ट्री। तो इसके लिहाज से कौन सा जॉब सही होगा, उसके लिहाज से हमारा अल्फा जॉब सही होगा एक। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर कर रहे हैं इन प्रोपोर्शन टू द टोटल कॉस्ट। ठीक है, और प्रोडक्शन इंडस्ट्री में इक्विवेलेंट यूनिट्स होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में नहीं होते, लिहाजा बी आंसर भी गलत है। यूज ऑफ कंपोजिट कॉस्ट, कंपोजिट कॉस्ट यूज की जाती है सर्विस कॉस्टिंग में। मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी कि जब कभी भी सर्विस इंडस्ट्री में हम कॉस्ट मैयर करते हैं या कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो मैयर करने के लिहाज से जो यूज किया जाता है उसको कॉस्ट यूनिट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी एक दफा कि अगर आप पेट्रोल खरीदने जाते हैं ना, तो पेट्रोल आप लीटर्स में खरीदते हैं, तो लीटर्स को क्या कहेंगे, कॉस्ट यूनिट। अगर आप एग्स खरीदने जाते हैं तो एग्स जो है ना वो डजन में आती हैं, तो डजन को क्या कहेंगे, कॉस्ट यूनिट। इसी तरीके से जब कभी भी आप फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ मिल्क लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं दुकान से, तो आप उसको कहते हैं कि जी लीटर के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार फिर कीमत भी किसके हिसाब से बताएगा, उसी लीटर के हिसाब से बताएगा। पेट्रोल लेने जाएंगे तो लीटर के हिसाब से कीमत बताएगा। अगर बनानास लेके लेने जाएंगे तो वो आपको डजन के हिसाब से कीमत बताएगा। इसी तरीके से अगर आप एग्स खरीदने जाते हैं तो वो डजन के हिसाब से आपको देगा। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल माल्टे खरीदने जाते हैं तो माल्टे केजी के हिसाब से बिकते हैं, तो वो रेट भी उसको केजी के हिसाब से ही बताएगा। ठीक है, इसी तरीके से गंदुम जो है वो मन के हिसाब से बिकती है। ठीक है, तो आपको रेट भी मन का ही देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दुकानदार आपको जिस चीज को बेच रहा है या जो सर्विस दे रहा है, उसका जो यूनिट ऑफ मैयर है, उस यूनिट ऑफ मैयर को क्या कहेंगे, कॉस्ट यूनिट। और अगर दो किस्म के यूनिट ऑफ मैयर हैं, ये दो या तीन किस्म के यूनिट ऑफ मैयर हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। और इसकी एग्जांपल भी दे देता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कैरेज कंपनीज होती हैं, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, वो रेट किस तरह तय करती हैं, वो रेट आपको एक ही वक्त में दो कॉस्ट यूनिट्स के जरिए दे रही होती हैं। आपको वो आपका चूंकि वजन उठाकर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेज रहे होते हैं, तो वो आपको रेट किस तरह देती हैं, पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से। वो आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान जब पहुंचाती हैं तो उनके किलोमीटर भी साथ साथ तय हो रहे होते हैं, और वो वजन भी साथ साथ उठा कर लेके जा रहे होते हैं। तो फिर वो रेट जब देंगे ना, तो वो किलोमीटर वाला नहीं देंगे, ना ही टन वाला देंगे, बल्कि वो रेट क्या देंगे, दोनों चीजों के रेट देंगे। और वो कहेंगे कि जी हमारा रेट ये है, मसलन हमारा रेट जो है ना वो 500 पर टन पर किलोमीटर है। ठीक है, जब दो कॉस्ट यूनिट होंगे तो दो कॉस्ट यूनिट को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर हमारा सी है, ये हमारा सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है। और उसने पूछा है कि वो दो कौन से जो है ना वो ऑप्शंस हैं जो कि जो है ना वो सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो आपने कहना है ए एंड सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। ये हमारा आंसर है। और इस लिहाज से डी आंसर भी हमारा जो है यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए एंड सी। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 191। और 191 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी यूज्ड इन द हॉस्पिटल रन बाय अ चैरिटेबल फाउंडेशन। वो कहते हैं कि जो नीचे दिए गए कॉस्ट यूनिट्स हैं, इनके लिहाज से या नीचे दी गई जो बातें की गई हैं वो सर्विस इंडस्ट्री के लिहाज से की गई हैं और हॉस्पिटल के लिहाज से की गई हैं। वो कौन सी बात है जो कि हॉस्पिटल के लिहाज से नहीं है। तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, ये
फिलंथ्रोपिस्ट के तौर पर यूज किया जा रहा है। फिलंथ्रोपिस्ट मीन्स फलाही कामों के लिहाज से, या जो है ना वो लोगों की मदद करने के लिहाज से, या मुफ्त सर्विसेज देने के लिहाज से ये हॉस्पिटल खोला गया है। खैराती इदारा, चैरिटेबल खैराती इदारे के तौर पर ये ओपन किया गया। तो जो खैराती इदारा होता है बेसिकली वो प्रॉफिट तो नहीं कमाता, वो तो सवाब के लिए काम करते हैं, वो तो जो है ना वो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के लिहाज से कौन कौन सी बातें सही हैं और कौन कौन सी सही नहीं है। तो हॉस्पिटल में जो कॉस्ट चार्ज की जाती है वो कॉस्ट पर पेशेंट चार्ज की जाती है, बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल में जो है ना वो कॉस्ट पर बेड के हिसाब से चार्ज की जाती है, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है। पर पेशेंट पर बेड, अगर मैं हम इन दोनों को इकट्ठा यूज करेंगे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसको, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। और अगर इनको अलग अलग यूज करेंगे तो फिर कॉस्ट यूनिट कहेंगे, लेकिन दोनों को इकट्ठा यूज करेंगे तो कंपोजिट कॉस्ट। बेसिकली इस क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहा है कि हॉस्पिटल के बिजनेस में, अगर हॉस्पिटल का बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल है, बिजनेस तो नहीं कहेंगे, एक सर्विस ही कहेंगे, तो अगर एक आम हॉस्पिटल की बात की जाए तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए बनता है। ये वाला जो हॉस्पिटल है ये खैराती इदारा है, तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं जो है ना बना होगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि बेड थ्रूपुट, बेड की थ्रूपुट भी कैलकुलेट की जाती है। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, नया कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पर फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रूपुट क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर इसका कोई इतना बड़ा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कहता है कि जी प्रॉफिट पर पेशेंट, पहली बात है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाती ही नहीं है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रॉफिट कमाती भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो यही तो पूछना चाह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी यूज इन द हॉस्पिटल रन बाय द चैरिटेबल फाउंडेशन। कि चैरिटेबल फाउंडेशन अगर है तो वो कौन सी चीज इसमें जो है वो नजर नहीं आनी चाहिए। तो फिर प्रॉफिट पर पेशेंट जो है ना वो नजर नहीं आना चाहिए, और यही वो पूछना चाह रहा है कि कौन कौन सी चीज जो है ना वो नजर नहीं आती। तो इसका मतलब कॉस्ट पर बेड भी नजर आता है, कॉस्ट पर पेशेंट भी नजर आता है, और कॉस्ट बेड थ्रूपुट भी नजर आता है, ठीक है। और थ्रूपुट का बढ़ के मैं बता देता हूँ, अभी सिंपल मतलब बता देता हूँ। थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि जी हॉस्पिटल की एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। एफिशिएंसी को मैयर करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पर पेशेंट जो प्रॉफिट होता है या पर बेड जो प्रॉफिट होता है उसको हम थ्रूपुट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जो है ये डी जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी चीजें जो है ना वो चैरिटेबल फाउंडेशन में नजर नहीं आती। तो जाहिर है उसमें प्रॉफिट नजर नहीं आता, वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं खुला होता, वो तो जो है ना वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए खुला होता है। तो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, इसलिए डी आंसर इसका सही है, ठीक है। चले 192 के 1 के बाद 2 पे चलते हैं। पहले इसको रेस कर देता हूँ मैं। हाँ जी। A hotel calculate a number of statistics, including the average cost per occupied bed per day. The following information is provided for a 30-day period. एक महीने का जो है ना वो उसने आपके साथ ये कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तो 30 डेज की कैलकुलेशन करनी है, वो देख रहे हैं वो क्या कहता है। नंबर ऑफ द रूम्स इन होटल, होटल के अंदर कितने रूम्स अवेलेबल हैं, 260 रूम्स अवेलेबल हैं, जो कि जो है वो ट्विंस बेड हैं, मींस डबल बेड हैं। ऐसा कमरे भी हैं जिनके अंदर दो बेड लगे हुए हैं, और ऐसे कमरे भी हैं 70 रूम जो हैं वो सिंगल बेड के लिहाज से हैं, ठीक हो गया, सिंगल पर्सन के लिहाज से हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ द रूम्स अवेलेबल टू लेटर, मींस के कंपनी की तरफ से 260 में से कितने किराए पर देने के लिए तैयार हैं, 240 रूम्स जो हैं वो देने के लिए तैयार हैं, और सिंगल कितने देने के लिए तैयार हैं, 40। 40 रूम जो हैं वो किराए पर देने के लिए तैयार हैं, ठीक हो गया। लेकिन एक्चुअली तौर पर कितने कस्टमर्स आए हैं, 200 कस्टमर जो है ना डबल बेड के आए हैं, और 30 कस्टमर जो है ना सिंगल बेड के आए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ द गेस्ट इन द पीरियड,
एक वक्त में 30 दिनों के अंदर कितने जो है ना वो कस्टमर आए हैं? 6,450 कस्टमर आए हैं या गेस्ट आए हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। और एवरेज लेंथ आ स्टे 2 days। और हर बंदा जो आता है ना वो कम से कम 2 दिन के लिए आता है। वो एवरेज की बात कर रहा है, कोई 1 दिन के लिए भी आया होगा, कोई 2 दिन के लिए आया होगा, कोई 3 दिन के लिए आया, कोई 4 दिन के लिए आया। जब उसको एवरेज किया गया तो पता चला कि हर जो गेस्ट है वो 2 दिन जरूर रह के जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूँ आपको, एक महीने के अंदर हमारे जो ऑक्यूपेंसी है, एक महीने के अंदर हमारी ऑक्यूपेंसी वो क्या है? 6,450 को 2 से जरब दे देंगे तो वही कितना बन जाएगा? 6,450 जरब 2, तो हमारी 12,900 जो है वो हमारी ऑक्यूपेंसी है। 12,900, 12,900 हमारी ऑक्यूपेंसी है। मींस कि एवरेज 12,900 जो है ना वो लोगों से हम पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, 6,050 लोग होते हैं और 2 दिन अगर यूज करें तो हमारे कितने पैसे बन जाएंगे? 12,900 दिनों के पैसे बन जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब वो कहता है कि जी ये कॉस्ट है, पेरोल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग सप्लाईज इन द पीरियड, कमरों को साफ करने के लिहाज से अखराजात कितने हैं? 5,000 रुपये हैं। और टोटल कॉस्ट ऑफ द लॉन्ड्रिंग इन द पीरियड, और बेड्स की शीट्स को धोने के लिहाज से और चीज़ों को धोने के लिहाज से जो है वो कितने पैसे खर्च होते हैं? 22,500 रुपये खर्च होते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी है ये देख लेते हैं। 1,00,000 जमा 5,000 जमा 22,500, 1,27,500, ये हमारा पूरे महीने का खर्चा है। ठीक है, अब मैंने आपको ये डाटा सिंप्लीफाई कर दिया है। 1,27,500 रुपये खर्चा है और 12,900 रुपये हमारी जो है ना वो ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड बेड? ठीक है, कि पर ऑक्यूपाइड बेड के लिहाज से आपकी कॉस्ट कितनी है? तो वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज, ये आप फार्मूला मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। एवरेज कॉस्ट पर बेड पर डे, पर बेड पर डे। और उसका फार्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑक्यूपेंसी, टोटल ऑक्यूपेंसी। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट है 1,27,500, और टोटल ऑक्यूपेंसी कितनी है मैंने अभी बताई है, 6,450 ज़रब 2, 12,900 जो है ना वो ऑक्यूपेंसी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1,27,500 तकसीम 12,900, आंसर आ जाएगा 9.88, 9.88। एक बेड का एक दिन का हमारा खर्चा कितना है? 9.88। और इस लिहाज से हमारी ऑप्शन बी क्लिक करती है। और 9.88 जो है ना वो हमारा आंसर बी के लिहाज से है, लिहाजा बी ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, ये आप इसका फार्मूला भी देख लें और आप इसकी कैलकुलेशन को दोबारा अपने तौर पर चेक कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 193। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज कंपनीज। वो कहते हैं दो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी का डाटा दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि ये वाला सवाल हमने बुक में भी सॉल्व किया था, और आपको याद होगा मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन बनता है, सेकंड इलस्ट्रेशन है या सेकंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है।
ये सवाल हमने जो है वो बुक में भी किया है, एक दफा दोबारा कर लेते हैं तो ये वाला सवाल हो जाएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि व्हाट डू द फिगर्स गिवन इंडिकेट, ये जो नीचे दी गई फिगर्स हैं ये किस चीज को इंडिकेट करती हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फिगर्स हैं इसमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी हुई है, ये 600, ये 3 जीरो दी हुई है तो ये 6 लाख है, ठीक है। और ये 1,000 दी हुई है तो ये इसका मतलब ये है कि 1 मिलियन है, ठीक है। ये 6 लाख है और ये 1 मिलियन 10 लाख है, ठीक है। अच्छा, यूनिट सोल्ड दिए हुए हैं 2,880 और इसके 9600। नंबर ऑफ द कंज्यूमर्स थाउजेंड्स में दिए हुए हैं 800 और ये 1600। और इसी तरीके से सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलियंस में है, ये 18 और ये 50 है। हमने क्या करना है, हमने सिंपली ये करना है, मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज मैं कैलकुलेट करके सिखा देता हूँ। कंपनी ए की जो है ना हम वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी ए की वर्किंग क्या होगी, ये देखें 6 लाख रुपए कॉस्ट दी हुई है ना, इस 6 लाख को तकसीम करना है हर दफा डिफरेंटली। पहले इस 6 लाख को इस पे तकसीम करना है, फिर 6 लाख को फिर 800 पे तकसीम करना है, फिर 6 लाख को 18 पे तकसीम करना है। जो आंसर आएगा फिर इसी तरीके से कंपनी बी का आंसर कैलकुलेट करना है। जो आंसर आएगा इन दोनों को कंपेयर करना है। जिस कंपनी की, चूंकि ये ऊपर कॉस्ट दी हुई है, ये ऊपर कॉस्ट दी हुई है, तो जिस कंपनी का आंसर यहाँ पर आंसर जो है हर दफा आंसर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, एक दो कैलकुलेट कर देता हूँ। ये होगा 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 9600। चलें, आप इसको डिवाइड करें, आंसर कितना आता है, 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 9600, ये आंसर आता है आपका 104। ये कितना आंसर आ गया, 104 आ गया। अच्छा, अब हम कंपनी ए का करते हैं। कंपनी ए का क्या क्या होगा, 6 लाख तकसीम 2,880, आंसर कितना हो जाएगा, 208। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 208। आपको फार्मूला तो समझ आ गया होगा। फार्मूला क्या है कि 6 लाख को तकसीम करना है 2,880 पे तो आंसर आ जाएगा 208। अब यहीं पर ही आप थोड़ा सा रुक कर मुझे समझ लें बाकी सवाल कैसे करना है। हर दफा हम क्या करेंगे कि 6 लाख को तकसीम करेंगे 800 से, फिर 6 लाख को तकसीम करेंगे 18 से। तो जो जो आंसर आएंगे उनको सामने लिखते हैं। इसका अपना आंसर होगा, इसका अपना आंसर होगा, इसी तरीके से इसका अपना आंसर, इसका आंसर। अब जरा कंपेयर करें, कंपनी ए की कॉस्ट 208 है, कंपनी बी की कॉस्ट 104 है। तो बताएं किसकी कॉस्ट कम है, कंपनी बी की कॉस्ट कम है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी बी ज्यादा एफिशिएंट कंपनी है, ठीक है। कंपनी बी अगर ज्यादा एफिशिएंट कंपनी है तो इस लिहाज से जरा चेक करें कि कौन सा आंसर फिट इन होता है। कंपनी ए इज मोर एफिशिएंट देन कंपनी बी, गलत। कंपनी ए इज लेस एफिशिएंट देन कंपनी बी, बिल्कुल ठीक है। वो कहना चाह रहा है कि कंपनी ए लेस एफिशिएंट है और कंपनी बी ज्यादा एफिशिएंट है, बिल्कुल ठीक है। नजर आ रहा है कि आपकी जो कंपनी बी की कॉस्ट है वो 104 है और कंपनी ए की कॉस्ट 208 है। इस तरीके से बाकी जो आंसर है वो गलत है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बीटा। बाकी भी आप कैलकुलेशंस कर लें, 6 लाख तकसीम 800 करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 1 मिलियन डिवाइड बाई 1600 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सारे आंसर आ जाएंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली आंसर आपका यही है कि कंपनी बी जो है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो कम है, और कंपनी ए की कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए कंपनी ए जो है वो लेस एफिशिएंट है। चलें आगे चलें। 194। अच्छा जी, 194 में क्या कह रहे हैं, पढ़ें जरा आप। A hotel calculate a number of the statistics including the average room occupancy. वो कहता है कि एवरेज रूम ऑक्यूपेंसी इज कैलकुलेटेड एज द टोटल नंबर ऑफ द रूम्स ऑक्यूपाइड एज ए परसेंटेज ऑफ रूम्स अवेलेबल। अच्छा, ये देखिए फार्मूला उसने खुद ही दे दिया है। वो कहते हैं कि जी इस फार्मूले को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। एवरेज नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाइड
ऑक्यूपेंसी इज कैलकुलेटेड टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑक्युपाइड, टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑक्युपाइड ये दिया हुआ है, ठीक है। 200 डबल हैं और 30 सिंगल हैं, तो ये आपकी एक्चुअल ऑक्युपेंसी है। फिर वो कहता है कि रूम्स अवेलेबल, रूम अवेलेबल कितने हैं, 240 और 40 हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। और चूंकि वो कह रहा है परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ये देखें ये परसेंटेज कह रहा है, तो 100 से जरा भी दे देते हैं। तो अब इसकी जरा परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअली तौर पर उसने जो है वो क्या कैलकुलेट की है, एवरेज रूम ऑक्यूपेंसी कैलकुलेट की है, एवरेज रूम ऑक्यूपेंसी चेक की है। तो इसकी परसेंटेज देखते हैं जरा। 230 तकसीम 280 ज़रब 100, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 82.14%। 82.14% इज द एवरेज रूम ऑक्यूपेंसी, के 82% तक हमारे कमरे हमेशा जो है ना वो ऑक्युपाइड रहते हैं। 82% तक रूम जो है ना वो किराए पर दे दे चुके होते हैं हम, और 100% अवेलेबल होते हैं और 82% ऑक्युपाइड होते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी की एफिशिएंसी जो है ना वो क्या है, 82% है। ओके, चलिए आखिरी सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नीचे दी गई कुछ फीचर्स हैं जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, देखते हैं कौन सी है। हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री, गलत। पहली पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री नहीं होती है, सर्विस में तो होती नहीं इन्वेंट्री। अच्छा, हाई पोर्शन ऑफ द फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। जो सर्विस इंडस्ट्री होती है उसमें ज्यादातर कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। और ये नोट डाउन कर लें। और तीसरी है डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द सूटेबल कॉस्ट यूनिट। और आमतौर पर क्या होता है सर्विस इंडस्ट्री में जो है ना वो कॉस्ट यूनिट जो है ना आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से हमारी दो स्टेटमेंट सही हैं। देखते हैं कि ये दो स्टेटमेंट्स कौन सी ऑप्शन में क्लिक करती है। ए तो ऑप्शन गलत है, ठीक है, और बी भी गलत है, सी बिल्कुल ठीक है। आपकी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, और ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस लिहाज से आपकी जो ऑप्शन चार्ली है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसको लॉक कर दें। और इसी के साथ ही हमारा जो है वो एमसीक्यूज का टॉपिक, एमसीक्यूज का चैप्टर वो मुकम्मल हुआ जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसकी वर्किंग जो है वो कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर करेंगे, ताकि जो है ना वो आपकी जो एग्जाम के लिहाज से प्रेशर है वो शुरू से ही होनी शुरू हो जाए। तो चलें, मुझे इजाजत दें। कल मैं एक नए चैप्टर के साथ, एक ब्रांड न्यू चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।